ट्रस्ट मी, तुम अभी तक रामायण मूवी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस पे रिसर्च करते हुए मुझे कास्टिंग, बजट, वीएफएक्स और सीजीआई या फिर 2 पार्ट में कब क्या दिखाया जाएगा, इसको लेकर जो कुछ भी पता चला है मैं खुद शॉक हो गया था। क्योंकि जैसे तुम्हें लगता है इसका बजट सिर्फ 835 करोड़ नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है। और क्या हाल ही में तुमने भी एक अजीब चीज नोटिस की कि इंट्रोडक्शन ग्लिम्स में दूरबीन लेके भी ढूंढने पे कोई गलती नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इंटरनेट पे मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि ये फिल्म कुछ लोगों के लिए मूवी से ज्यादा है। और इस चीज को समझ के मेकर्स हर कदम फूक फूक के रख रहे हैं, स्पेशली आदिपुरुष के बाद। पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी ही पड़ेंगी, चाहे मूवी कितनी भी अच्छी क्यों ना बने। और इसलिए मुझे डर लग रहा है कि अगर इन्होंने उन चीजों को सही से हैंडल नहीं किया तो इसका असर मूवी के बॉक्स ऑफिस पे भी पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं है। खैर, तो अभी इंट्रोडक्शन ग्लिम्स आई है तो मुझे लगा ये बेस्ट टाइम होगा इस मूवी के बाहर की चीजों पे बात करने का, यानी कि बजट, कास्टिंग, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, और साथ ही में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और प्रॉब्लम की भी बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर बहुत कुछ है बात करने के लिए। और एक बार जब बाकी प्रमोशन मटेरियल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इन चीजों पे हमें बात करने के लिए टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम भी मेरी तरह इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, और इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो कास्टिंग से शुरू करते हैं। इतने सारे कैरेक्टर है तो कौन किसको प्ले कर रहा है और वो उसके लिए सही है भी या फिर नहीं, इस पे बात करना तो बनता है। अब ये बात तो सभी को पता है कि रणबीर कपूर एज श्री राम हमें देखने को मिलने वाले हैं। यश आज रावणा को प्ले कर रहे हैं और सीता माता को जस्टिस देने का भार साई पल्लवी के कंधों पे है। अब इंटरनेट पे इनके रोल्स को लेकर भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसपे हम आगे बात करने वाले हैं। पर पहले बाकी कास्ट को जान लेते हैं। तो हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए सनी देओल को कास्ट किया गया है। और हाँ, पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि तू साई पल्लवी को कैसे गलत कास्टिंग बोल रहा है। वहीं पे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सनी देओल सही कास्टिंग है। देखो यार, पहली बात तो उस समय पे मैंने ये बताया था कि इंटरनेट पे लोग क्या बोल रहे थे। मैंने साई पल्लवी को लेकर अपनी राय रखी नहीं थी। और वहीं पे रही सन्नी पाजी की बात, तो हाँ, मैंने उनको लेकर बात की थी, लेकिन मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी कि उनके हनुमान जी को प्ले करने में समस्या क्या आएंगी। और देखो, मैं अभी भी वही बोलूंगा कि अब सनी देओल फिजिकली वैसे नहीं रहे। नो डाउट ही इज अ गुड एंड एक्सपीरियंस एक्टर, और मैं जानता हूँ कि डायरेक्टर ने उनकी हिस्ट्री को देखते हुए ही उन्हें कास्ट किया होगा। और सच कहूँ तो उनसे बेहतर हनुमान जी को कोई और प्ले भी नहीं कर सकता। पर यार, उनकी एज और फिजिक प्रॉब्लम तो है। पर हाँ, अगर वो अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इस चीज को काफी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। पर मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ भी किया है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पीछे कहा, टेंशन मत लो, मैं साई पल्लवी के ऊपर भी अपनी राय रखूंगा। पर पहले थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो रवि दुबे एज ए लक्ष्मण दिखने वाले हैं, और मैंने अभी तक इस बंदे की ज्यादा एंग्री मूड को कभी देखा ही नहीं है। और इसलिए मुझे डर इसी बात का है कि कहीं यहाँ पे भी हमें आदि पुरुष वाला ही लक्ष्मण ना दिखे, जिसके चेहरे पे बस अजीब सी खामोशी और शांति देखने को मिली थी। क्योंकि यार, लक्ष्मण जी का कैरेक्टर ज्यादातर टाइम गुस्से में रहता है, उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। तो आई होप कि रवि उस रिएक्शन को अपने चेहरे पे कैरी कर पाए, क्योंकि ये इन 3 मेन कैरेक्टर्स के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन खाने वाले कैरेक्टर्स में से एक है। तो इसीलिए इसका परफेक्ट और क्रोधित होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि हम देख सके कि उसका बड़ा भाई यानी कि श्री राम जी कितने काल्म है। वैसे लारा दत्ता को एज ए कैकेयी और अरुण गोविल को एज ए राजा दशरथ लिया गया है, जो कि एकदम परफेक्ट चॉइस लग रही है। मंथरा के लिए शिवा चड्ढा अगेन गुड चॉइस। पर काजल अग्रवाल को मंदोदरी के रोल में कास्ट किया जा रहा है। ये रावण की वाइफ थी, और मैं बता दूं कि इनका भी फिल्म में अहम रोल होने वाला है। वैसे चॉइस तो सीता माँ के पिता के रोल की भी अच्छी की गई है, जिसमें अनिल कपूर दिखने वाले हैं। वहीं पे कहा यह जा रहा है कि जटायु के रोल में बिग बी को कास्ट किया गया है। हालांकि इनकी कास्टिंग अभी कंफर्म नहीं है, पर अगर ये सच है तो ये लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन इनकी अगली कास्टिंग ने मुझे निराश किया है, क्योंकि इंद्रजीत के रोल में विक्रांत मैसी को लिया है। जिनको नहीं पता बता दूं, इंद्रजीत रावण का बेटा है। एंड आई लव दिस कैरेक्टर वेरी मच, क्योंकि ये बंदा अपने बाप से प्यार करने में एनिमल के रणविजय से भी एक कदम आगे है। और मैं जानता हूँ कि विक्रांत मैसी बहुत अच्छे एक्टर है, मैं उनकी एक्टिंग पे सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंद्रजीत की ऑरा से उनकी पर्सनैलिटी सूट नहीं करेगी। मुझे लगता है उसमें कोई टॉल और फिजिकली बल्कि एक्टर ज्यादा सूट करेगा। मे बी विक्की कौशल,
या फिर रणवीर सिंह। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और प्लीज इसे आदि पुरुष की तरह फ्लैश मत बनाना। खैर उसके बाद कुणाल कपूर एज इंद्रदेव, विवेक ओबराय एज विद्युत जीवा, हाँ सूर्पनखा का पति, उसकी भी कास्टिंग हुई है। वही पे इंदिरा कृष्णन एज कौशल्या ली गई है और शायद विजय सेतुपति एज विभीषण। और मैं शायद शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इनका अभी कंफर्म नहीं है। बीच में ऐसे अपडेट भी आए थे कि विजय सेतुपति ने मना कर दिया है। और वैसे तो मैंने ये भी सुना है कि जयदीप अलावत को भी ये रोल ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया और उनका शायद डेट इशू थे। लेकिन विजय सेतुपति ने क्यों मना किया वो बात थोड़ी सी अलग है और मुझे उनका मना करना सही भी लगता है क्योंकि देखो मैं अगर होता तो विजय सेतुपति को एज अ कुंभकर्ण कास्ट करता क्योंकि उनकी फैटी बॉडी कुंभकर्ण से आसानी से मैच हो जाती। और देखो बात सिर्फ बॉडी की ही नहीं है और ना ही ऐसा है कि वो विभीषण को अच्छे से प्ले नहीं कर सकते। वो बहुत ही बढ़िया एक्टर है इसलिए विभीषण को भी आसानी से संभाल लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कुंभकर्ण एक अलग चैप्टर है। उसका कैरेक्टर बहुत डेप्थ कैरी करता है। वो जितना ताकतवर होता है उतना ही समझदार और ज्ञानी भी। और लड़ाई से पहले रावण और उसका अच्छा खासा ड्रामा दिखाया जाता है जहाँ पे एक मंजे हुए एक्टर की जरूरत पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि उसे बॉबी देओल संभाल पाएंगे। बॉबी देओल ने भी एक्टिंग सुधार ली है टाइम के साथ, पर बात को समझो कुंभकर्ण सिर्फ एक विलन नहीं है जैसे कि हर बार बॉबी देओल प्ले करते हुए आए हैं। खैर अब आते हैं इंटरनेट के अजीब से डाउट पे जहाँ कोई रणबीर की कास्टिंग से खुश नहीं है, कोई साई से और कोई यश के रावणा बनने से। सबसे पहले तो कई लोग ये बोल रहे थे कि रणबीर की जगह महेश बाबू ठीक रहते। बुरा मत मानना पर ये सच नहीं है। मैं खुद महेश बाबू का फैन हूँ और उनकी फिल्में टीवी पे देख देख के बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इतना तो पता है कि महेश बाबू का एंग्री यंग मैन वाला ऑरा है जो वो हर फिल्म में कैरी करते हैं। फिल्म चाहे कॉमेडी हो या फिर फैमिली ड्रामा ही क्यों ना हो। मैंने नोटिस किया है कि उनके चेहरे का एंगर वो हर फिल्म में हर जॉनरा में सेम कैरी करते हैं। वो एटीट्यूड श्री राम के कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट है। राम के लिए एक शांत और पीसफुल फेस की जरूरत है। और रही रामचरण की बात तो मैं बता दूं कि वो एसएस राजामौली का मैजिक है। ये बस उन्हें ही पता होगा कि उन्होंने रामचरण को ऐसा दिखाने के लिए कितने पापड़ बेले होंगे। इसीलिए रणबीर कपूर इज द बेस्ट फॉर दिस रोल। और रही साई पल्लवी की बात तो उनकी सिंप्लिसिटी को क्या कोई एक्ट्रेस टक्कर दे सकता है? नहीं ना। और हाँ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि पिछली वीडियो में मैंने साई पल्लवी पे कोई भी कमेंट इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मैं भी इंटरनेट के खिलाफ ही था। मतलब कि इंटरनेट पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी कास्टिंग गलत हुई है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और यार मुझे नहीं पता कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें यश के रावणा बनने से प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ इस बंदे का जो एंटी हीरो का ऑरा है वो इतना परफेक्टली इस कैरेक्टर से मैच होता है कि अगर यश से बेहतर कोई और रावणा को प्ले कर पाया ना तो माँ कसम मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। बस शर्त ये है कि उसे सही से प्रेजेंट किया जाए। वैसे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मोहित रैना जो देवों के देव महादेव के लिए फेमस है उनको एज अ लॉर्ड शिवा कास्ट किया गया है। वैसे जिनको अब भी रणबीर की कास्टिंग पे डाउट है उनको ये पता होना चाहिए कि रणबीर ने श्री राम को ऑथेंटिक तरीके से प्ले करने के लिए अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज किया है। उन्होंने इसके लिए मीट खाना छोड़ दिया, अल्कोहल बंद कर दिया और यहाँ तक कि लेट नाइट पार्टीज को छोड़ दिया। और उनके इंटेंस ट्रेनिंग के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। बंदा ना सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेली 3-4 घंटे दे रहा है बल्कि इमोशनल डिमांड्स को भी फुलफिल करने के लिए अपनी एक्टिंग भी वर्क कर रहा है। सोचो जिन लोगों को एक्टिंग आती भी नहीं है ठीक से वो भी ऐसा नहीं करते। यही नहीं बल्कि उसने मेकर्स को उसके बॉडी या फिर चेहरे पे कम से कम VFX या फिर CGI का यूज करने को बोला है। यानी कि जितना भी हो सकता है उतना वो फिजिकली या फिर इमोशनली खुद ही खुद को ट्रेन करेगा। और भाई लोग ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसको तुम प्रभास से कंपेयर करके देख लो। जिम तो छोड़ो, प्रभास ने सिंपल सी डाइट भी कैरी नहीं की। माना कि उनके घुटने टूटे हुए थे लेकिन डाइट तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसीलिए उनकी पूरी बॉडी VFX से बनाई गई थी और चेहरे पे एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो अगर कोई इतना डेडिकेटेड है अपने रोल को लेकर तो हमें साला एटलीस्ट प्रमोशन मटेरियल आने तक तो वेट करना चाहिए ना। मतलब कि जज करने से पहले रणबीर को उस रोल में देख तो लो ठीक से। खैर जिनको हेट फैलाना है वो कोई भी बहाने से PR गेम खेल के ही रहेंगे। और ऐसा ही हेट्स या फिर एक कंट्रोवर्सी रामायणों को 5000 साल पुराना लिखने को लेकर भी हुई है। बताओ साला कुछ लोगों को इस बात से भी परेशानी है। उनके हिसाब से रामायण किसी और युग में सेट है। इसलिए मैंने बोला था कि मेकर्स को सब कुछ अच्छा बनाने के बाद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जिनको वो चाहकर भी टाल ही नहीं सकते हैं।
वैसे क्या तुमको पता है कि मेकर्स ने शूटिंग लोकेशन को जितना हो सकता है उतना सीक्रेट रखने की कोशिश की है। बस इतना पता है कि इसका मेजॉरिटी पार्ट मुंबई में कहीं पे शूट हुआ है और कुछ सीन लंदन में हुए हैं, खास करके लंका वाले सीन पर इन लोकेशंस को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, आपको उस लीक की वजह से। और यही नहीं बल्कि उन्होंने शूटिंग के लिए बड़ी एशियन सिटीज को भी डिजिटली क्रिएट किया है, वो तो करना ही था। लेकिन आदिपुरुष से सीख लेते हुए वो ज्यादा से ज्यादा या फिर जितना भी हो सकता है रियलिज्म पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 1 की शूटिंग खत्म हो चुकी है और पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। और क्योंकि इन्हें बैक टू बैक दोनों पार्ट 1 ईयर के गैप में रिलीज करने हैं तो हर चीज टाइम पे होनी जरूरी है। डीएनए अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट करेगी और क्योंकि नमित मल्होत्रा ने खुद इस पे पैसे डाले हैं तो वीएफएक्स में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। पर शायद हमें यहाँ इंडियन सिनेमा में अब तक के सबसे ग्रेट वीएफएक्स देखने को मिलने वाले हैं। इनके डेडिकेशन को देखते हुए मुझे लगता है चीजें डिले होने के चांसेस बहुत ही कम है। जब रणबीर कपूर लव एंड वॉर में बिजी थे तब इन्होंने शूटिंग रोकने की जगह कुछ माइनर सीक्वेंसेस उनके बॉडी डबल से शूट करवा लिए। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर होगा कि पार्ट 1 और 2 में क्या क्या दिखने वाला है। ऑब्वियसली हमें कहानी तो पहले से ही पता है, लेकिन उस कहानी को स्क्रीन प्ले में किस तरह से उतारा जाएगा ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो जितना मुझे पता चला है उसके हिसाब से पार्ट 1 में राम और सीता की चाइल्डहुड जर्नी और उनके विवाह और वनवास को दिखाया जाएगा। और ऑब्वियसली ये राम और रावण के महायुद्ध के बीच भी यही पे बोएंगे, यानी कि शायद पार्ट 1 के लास्ट में हमें रावणा को सीता माँ के कुटिया के बाहर दिखाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इससे ये लोग पार्ट 2 के शुरुआत में ही सीता हरण दिखाकर ऑडियंस के लिए एक एंगेजिंग स्टार्टिंग दे पाएंगे, जिससे कि लोग अपनी कुर्सी पे जम जाएंगे। वैसे सेकेंड पार्ट में मेनली सीता माँ का वाटिका में बिताया गया समय, रावण की लंका, हनुमान जी का लंका पे आना, वहीं पे रावण का कैरेक्टर कैसा है ये सब कुछ दिखाया जाएगा। और फिर ऑफ कोर्स लास्ट में उन दोनों का ग्रैंड बैटल दिखाया जाएगा। यानी कि बेसिकली पहला पार्ट जितना राम पे फोकस करने वाला है दूसरा पार्ट उतना ही रावण पे करेगा। और मैंने सुना था कि इसके 3 पार्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन बाद में इसे 2 पार्ट में बनाने का तय किया गया। और मेरे हिसाब से 3 पार्ट बनाने का आइडिया भी इतना बुरा नहीं था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में श्री राम की जर्नी दिखाई जाती, फिर सेकंड पार्ट में सीता हरण के बाद रावण की, और फिर थर्ड पार्ट में उन दोनों का बैटल। और सुनने में ये खींचा हुआ लग सकता है, लेकिन यार रामायण के कैरेक्टर और उनकी कहानियां इतनी विस्तारित एक्चुअली में है। और सच कहूँ तो इसमें मेन कैरेक्टर के अलावा भी बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने मूवी के बीच में बढ़ने वाले गैप्स की वजह से ही इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। और ये दोनों पार्ट को 1 साल के अंतर में इसीलिए रिलीज कर रहे हैं क्योंकि इससे ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। वैसे मूवी कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा तुम्हें बजट से भी लग सकता है। नहीं, फिल्म का बजट 835 करोड़ नहीं है, बल्कि अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक रामायण फ्रेंचाइजी का टोटल बजट 1600 करोड़ है। उसमें से 900 करोड़ पार्ट 1 पे लगाए जा रहे हैं और 700 करोड़ पार्ट 2 पे। और पार्ट 2 पे कम पैसे इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीजें पार्ट 1 के वक्त ही क्रिएट की जाएंगे। ऑब्वियसली उनका यूज पार्ट 2 में होने वाला है, जो कि खर्चे को कम करता है। और बजट से मैंने इसके बड़े होने की बात इसीलिए भी की क्योंकि 900 करोड़ के बजट से रणबीर कपूर सिर्फ 75 करोड़ रुपए ही ले रहे हैं, जो कि उनकी रेगुलर फीस है। जबकि अगर वो चाहते तो 2 ब्लॉकबस्टर देने के बाद अपनी फीस को इजीली बढ़ाकर 100 या फिर 150 करोड़ कर लेते। जैसे कि प्रभास को ही देख लो, आदिपुरुष का पहला बजट यानी कि ओरिजिनल बजट 500 करोड़ था और उसमें से 150 करोड़ अकेले प्रभास ने लिए थे, जबकि प्रभास का कंट्रीब्यूशन मूवी में कुछ खास नहीं था। और अगर ऐसा ही हुआ तो क्वालिटी कहाँ से इम्प्रूव होगी। खैर, अब 900 करोड़ में इंडिया की सबसे महंगी फिल्म बना रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका ज्यादातर हिस्सा ये फिल्म की क्वालिटी में लगा रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जितनी बड़ी फिल्म है उतना बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट के हिट होने के लिए ही ऑलमोस्ट इन्हें 1800 करोड़ कमाने पड़ेंगे। और भाई 1800 करोड़ कमाना मुंह की बात नहीं है। इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी 1800 करोड़ से बस कुछ ही आगे है, और इसीलिए इन्होंने ग्लोबल मार्केट को टारगेट किया है। यानी कि ये सिर्फ कहने के लिए ग्लोबली रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉपरली डबिंग से लेकर मार्केटिंग तक हर चीज पे ध्यान दिया जाएगा। दैट्स व्हाई ये रामायण को इस तरह से दिखा रहे हैं कि जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा वो भी समझ पाएगा। वैसे म्यूजिक को लेकर इस बार सभी काफी एक्साइटेड है, और जिमर रहमान दोनों ने इंट्रोडक्शन में अपना जलवा दिखा भी दिया है। पर क्या तुम्हें
पता है मूवी में बीजीएम जो है उसमें मंत्रों का यूज भी किया जा रहा है। अब वो कहाँ और कैसे करेंगे इस बारे में मेरे को नहीं पता, वो कौन से मंत्र है और क्या है ये तो हमें फिल्म में ही पता चलेगा। पर इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने उस म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए एआई की जगह रियल 100 से भी ज्यादा पंडितों या फिर पुजारियों को मंत्र जाप करवा के उसे लाइव रिकॉर्ड किया है ताकि वो ऑथेंटिक रहे। भाई इतने छोटे लेवल पे इतना रियलिज्म मैंने बहुत कम देखा है और सोचो वो बीजीएम क्या कमाल का बना होगा। लेकिन अगला फैक्ट सुन के तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि जो चीज यश अपने कैरेक्टर रावण के साथ कर रहे हैं वो इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम होती है। खास करके इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये चीज देखने को मिलती ही नहीं है। दरअसल यश हैज अ क्रिएटिव कंट्रोल ओवर हिज रावण पोर्ट्रेयल। हाँ, यश अपने किरदार को डायरेक्टर और वीएफएक्स टीम के साथ मिलके खुद को डिजाइन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि रावणा को बस एक पावरफुल एक नशे में चूर डीमन दिखाया जाए, बल्कि वो उसे वैसा दिखाना चाहते हैं जैसा कि रावण एक्चुअली में था, घमंडी लेकिन एक बुद्धिमान विलन जिसका अपना एक कैरेक्टर आर्क होगा। बेसिकली अपनी भाषा में बताऊं तो वो उसे लवेबल विलन के तौर पे दिखाना चाहते हैं जिसे कि हर फैन पसंद करे। और मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि जब हम रावण की साइड को भी उतनी ही डेप्थ के साथ समझेंगे तो उसको लेकर हमारा नजरिया कैसा रहेगा और कितना चेंज होगा। वैसे तुमको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन शुरुआत में इस फिल्म के कई सारे प्रोड्यूसर थे, क्योंकि 1600 करोड़ बहुत बड़ा बजट होता है। लेकिन फिर बाद में मधु मंटेना, नमित मल्होत्रा और अल्लू अर्जुन के बीच क्रिएटिव डिफरेंस आने की वजह से ये प्रोजेक्ट वाकई में प्रॉब्लम में आ गया था। इसीलिए नमित मल्होत्रा ने बोला हटा सावन की घटा और सबको हकाल दिया। इसीलिए अब नमित और यश मिलके इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो अब फैक्ट्स बहुत हो गए, अब जरा सीरियस प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि फिल्म अच्छी होने के बाद भी मेकर्स को झेलनी पड़ेगी, जिसकी एक झलक हमने इंट्रोडक्शन ग्लिम्स के वक्त भी देखी। और वो प्रॉब्लम है लोगों की आस्था। देखो क्या है कि रामायणा इतनी फेमस है कि इसके कम से कम मेन वर्जन ही 300 से ज्यादा है। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना। एक ही कहानी या फिर हिस्ट्री जो भी तुम कहते हो उसे अलग अलग समुदायों में अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से लिखा है। और अगर तुमने 12वीं या फिर 10वीं की हिस्ट्री बुक पढ़ी है तो तुम्हें ये बात पता होगी कि जो भी इतिहास लिखने वाला राइटर होता है वो इतिहास को लिखते हुए उसमें अपने विचार भी ऐड करता है, यानी कि इतिहास को अपने हिसाब से मोड़ देता है। इसीलिए इस पे मुझे रॉकी भाई का एक फेमस डायलॉग याद आता है, अपन को इतिहास पे भरोसा नहीं है, होता कुछ और है तो लिखवाते कुछ और है। और हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं रामायण एक लोक कथा है या फिर इतिहास है, इस मुद्दे को छेड़ने बिल्कुल नहीं आया हूँ। ये सब तुम आपस में हर बार की तरह देख लेना। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर कोई अपने वर्जन को मानता है, जैसे कि ज्यादातर लोग वाल्मीकि के रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस को जानते हैं। खास करके वाल्मीकि जी का रामायण काफी फेमस है, जिसमें श्री राम जी को लॉर्ड विष्णु का 7वां अवतार बोला गया है। और जहाँ तक मुझे पता है नितेश तिवारी वाल्मीकि जी को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी सबका क्या, क्योंकि भाई साहब जैसा कि मैंने बोला इन सभी अलग अलग वर्जन में कहानी भी बहुत ही अलग अलग लिखी गई है। और चलो इससे तो लोग समझौता कर भी लेंगे अगर फिल्म बहुत अच्छी हुई तो, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन, जहाँ पे 100% कुछ लोगों को तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि रामायण के कुछ सीन बहुत एपिक तो है ही पर कंट्रोवर्शियल भी साबित हो सकते हैं। जैसे कि रावण ने सीता माँ का हरण कैसे किया, यानी कि रावण सीता माँ को उठा के कैसे ले गया, अपने हाथों से या फिर जादू से हवा में उड़ा के। मतलब तुम समस्या की गंभीरता को समझ रहे हो ना। अगर रावण सीता माँ को टच करेगा तो भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। दूसरा सीन राम जी के हाथों शिव जी का धनुष टूटना या फिर लक्ष्मण रेखा। उसके बाद सबसे बड़ी घटना रावण और राम का युद्ध। मतलब कि मैं सीधी भाषा में यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कई सीन्स होंगे जहाँ पे कुछ लोग ऑफेंड होंगे ही, चाहे वो सीन या फिर आपकी फिल्म कितनी भी बढ़िया क्यों ना बनी हो। इसलिए रामायण बनाना जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब देखो यार, वैसे तो कोई भी दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं कर सकता, किसी ना किसी को तो तुमसे प्रॉब्लम होगी ही। पर हाँ, इन्हें ट्राई करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इस तरह से बनाई जाए कि लोगों की आस्था को ठेस ना पहुंचे। वैसे मैंने सुना कि इंट्रोडक्शन ग्लिम्स के बाद भी लोग अभी भी आदि पुरुष को इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो उन महापुरुषों को मैं बस यही कहना चाहूंगा, किस किस्म और क्वालिटी का भड़वा है रे तू।